आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन प्रत्येक जीवित कोशिका का प्रमुख लक्षण है। यह क्रिया दिन व रात चलती रहती है। श्वसन की प्रक्रिया 4 प्रकार से होती है। पहला, सांस लेना यानी ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। इसमें फेफड़ों में वायु अंदर लेना तथा बाहर निकालना होता है। दूसरा, बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी हुई कुपिकाओं तथा रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। तीसरा, आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें गैसों का विनिमय रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण यानी डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। कोशिकीय श्वसन। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं तथा ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग सजीवों द्वारा शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के C6H12O6 के रूप में, ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, जल को H2O और ऊर्जा को ATP के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मानव श्वसन तंत्र ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, ऊपरी श्वसन तंत्र अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा, निचला श्वसन तंत्र लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा, श्वसन मांसपेशियां यानी रेस्पिरेटरी मसल्स। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका यानी नोज, मुख यानी माउथ, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, सरयंत्र यानी लेरिंग्स कार्य करते हैं। निचला श्वसन तंत्र लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रमुख रूप से श्वास नली यानी ट्रेकिया, श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर 2 भागों श्वसनी यानी ब्रोंकाई में बढ़ जाती है तथा फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में यह श्वसनी अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, जैसे श्वसनिकाओं यानी ब्रोंक्यूल्स। यह पुनः विभक्त होती हैं सीमांत या अंतस्थ श्वसनिकाओं यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यह टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पुनः छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होती हैं, जिसे श्वसन श्वसनिकाओं यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। श्वसन श्वसनिकाओं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं यानी वायुकोश पाए जाते हैं। गैसों का विनिमय इन्हीं कुपिकाओं के माध्यम से होता है। श्वसनी तथा ब्रोंक्यूल्स मिलकर एक वक्षनुमा संरचना बनाते हैं। तीसरा है श्वसन मांसपेशियां रेस्पिरेटरी मसल्स। फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट यानी डायफ्राम तथा अंतरापृष्ठ पेशी यानी इंटरकोस्टल मसल्स पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, जो डायफ्राम के संकुचन व शीतलन में मदद करती हैं। मानव श्वसन तंत्र को चित्र के द्वारा समझेंगे। मानव श्वसन तंत्र ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी व लेरिंग्स कार्य करते हैं। वायु नासिका से होते हुए ग्रसनी व ग्रसनी से होते हुए लेरिंग्स में प्रवेश करती है। दूसरा है निचला श्वसन तंत्र यानी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वक्ष गुहा में श्वास नली दाहिनी तथा बाईं ओर 2 भागों में विभाजित होकर अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती हैं। मनुष्य की वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो कि लचीले
कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। श्वास नली दो शाखा में विभक्त होती है। इसकी एक शाखा को ब्रोंकस तथा दोनों शाखा को ब्रोंकाई कहते हैं। इसी प्रकार ब्रोंकस जो आगे जाकर शाखाओं में विभक्त होती है, उसकी एक शाखा को श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल कहेंगे तथा अनेक शाखाओं को श्वसनिकाओं यानी कि ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकाई तथा ब्रोंकियोल्स मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती हैं। इन कुपिकाओं के अंदर अनेक कुपिकाएं पाई जाती हैं। गैसों का विनिमय इन्हीं कुपिका के माध्यम से होता है। यहाँ पर कुपिकाओं यानी वायु कोश को लाल रंग की बॉल से प्रदर्शित किया गया है। मानव श्वसन तंत्र के भागों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऊपरी श्वसन तंत्र अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी व लैरिंक्स कार्य करते हैं। पहला नासिका यानी नोस, यह पहला श्वसन अंग है। मनुष्य में एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं। नासा छिद्र के पीछे नासिका गुहा यानी नेसल कैविटी पाई जाती है। नासिका गुहा व नासा छिद्रों की दीवार पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे श्लेष्मा स्रावित होता है, जिसके कारण मार्ग नम्र रहता है और सूक्ष्म जीव व धूल के कण चिपक जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध वायु ही आगे प्रवेश करती है। दूसरा है मुख यानी माउथ। मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। सांस लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी सांस लेने के काम आता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई सांस नासिका से ली गई सांस की भांति शुद्ध नहीं होती। तीसरा है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ग्रसनी एक पेशी चिमनीनुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई है। ग्रसनी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला नासाग्रसनी यानी नेसोफेरिंग्स, दूसरा मुखग्रसनी ओरोफेरिंग्स, तीसरा कंठग्रसनी यानी लैरिंगोफेरिंग्स। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासाग्रसनी से होते हुए मुखग्रसनी में आती है तथा मुखग्रसनी से वायु कंठग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से लैरिंग्स में प्रवेश करते हैं। एपिग्लोटिस एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो श्वास नली व आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करती है। ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक होती है। एपिग्लोटिस एक ढक्कन के रूप में कार्य करता है और यह निश्चित करता है कि वायु श्वास नली में तथा भोजन आहार नली में ही जाए। स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स, यह कंठग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। यह 9 प्रकार की उपास्थि यानी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस भोजन को लैरिंग्स में जाने से रोकता है। लैरिंग्स में सररज्जु यानी वोकल कॉर्ड नामक विशेष संरचना पाई जाती हैं। सररज्जु श्लेष्मा झिल्लियाँ होती हैं जो हवा के बहाव से कंपन पैदा कर ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। लैरिंग्स का मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना होता है। निचला श्वसन तंत्र लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। निचले श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, कुपिका तथा फेफड़े कार्य करते हैं। पहला है श्वास नली यानी ट्रेकिया। श्वास नली लैरिंग्स को ब्रोंकाई से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। श्वास नली पर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो वायु न होने पर श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी तथा बाईं ओर के 2 भागों में विभाजित होकर अपने अपने तरफ के फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। श्वास नली
दो शाखा में विभक्त होती है। इसकी एक शाखा को ब्रोंकस तथा दोनों शाखा को ब्रोंकाई कहते हैं। इसी प्रकार ब्रोंकस जो आगे जाकर शाखाओं में विभक्त होती है, उसकी एक शाखा को श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल कहेंगे तथा अनेक शाखाओं को श्वसनिकाओं यानी कि ब्रोंकियोल्स कहते हैं। श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल आगे चल के छोटी सीमांत श्वसनिकाओं यानी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में विभक्त होती हैं तथा ये टर्मिनल ब्रोंकियोल और छोटी श्वसन श्वसनिकाओं अर्थात रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में विभक्त होती हैं। इस प्रकार इन शाखाओं के अंतिम सिरे पर कुपिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें लाल रंग की बॉल से प्रदर्शित किया गया है। वायुकोश के अंदर अनेक कुपिकाएं पाई जाती हैं। वायुकोश पर रक्त की नलिकाएं पाई जाती हैं, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इन वायुकोश के कारण ही फेफड़ों का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। फेफड़े यानी लंग्स। वक्ष गुहा में श्वास नली दाहिनी तथा बाईं ओर दो भागों में विभाजित हो अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती हैं। मनुष्य की वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े यानी लंग्स पाए जाते हैं। यह लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। यह वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी में दाएं व बाएं भाग में डायफ्राम के ठीक ऊपर पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा लंबा तथा बायां छोटा होता है। दायां फेफड़ा 3 खंडों में तथा बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभक्त होता है। दाएं फेफड़े में 3 खंड यानी लोब्स पाए जाते हैं, जैसे सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब, जबकि बाएं फेफड़े में 2 खंड यानी 2 पालियां पाई जाती हैं। पहला सुपीरियर लोब, दूसरा इन्फीरियर लोब। डायफ्राम एक पतली चादरनुमा या पैराशूट जैसी संरचना होती है, जिसके कारण वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी व उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी पृथक रहती हैं। तीसरा है श्वसन मांसपेशियां रेस्पिरेटरी मसल्स। फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां सांस को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। जैसे पहला है डायफ्राम यानी मध्यपट, दूसरा है अंतराप्रशुक पेशियां यानी इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा या पैराशूट जैसी संरचना होती है। डायफ्राम के संकुचन के समय यह चादरनुमा हो जाती है, जबकि डायफ्राम के शीतलन के समय यह पैराशूट जैसी संरचना में बदल जाती है। दूसरी है अंतराप्रशुक पेशियां इंटरकोस्टल मसल्स। पसलियां यानी रिब्स के बीच में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिन्हें इंटरकोस्टल पेशियां कहते हैं। यह इंटरकोस्टल पेशियां डायफ्राम के संकुचन व शीतलन में मदद करती हैं। डायफ्राम के संकुचन तथा शीतलन से किस प्रकार वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है तथा बाहर निकलती है, इसे हम चित्र के द्वारा समझेंगे। निःश्वसन इंस्पिरेशन। इस प्रक्रिया में जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्राम संकुचित होकर चादरनुमा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। अतः वायु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती है और हवा फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इसमें इंटरकोस्टल पेशियां, जो कि पसलियों के मध्य पाई जाती हैं, इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं। इस प्रकार निःश्वसन में वायु नासिका से नासिका गुहा, वहाँ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स में होते हुए श्वास नली के द्वारा होते हुए फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। दूसरा है उच्छ्वसन यानी कि एक्सपीरेशन। इस प्रक्रिया में जब डायफ्राम शिथिल होता है तो यह पैराशूट जैसी संरचना में बदल जाता है। इस समय वक्ष गुहा का आयतन कम होने से वक्ष गुहा के अंदर का वायुदाब बाहर के वायुदाब से अधिक हो जाता है, जिससे हवा
फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, अर्थात हवा फेफड़ों से श्वास नली, श्वास नली से लैरिंक्स, लैरिंक्स से फेरिंक्स और फेरिंक्स से नासिका गुहा से होते हुए नासिका से बाहर निकल जाती है। श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। पहला बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। पहला है बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी हुई कुपिका तथा केशिका में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। यहाँ पर सफ़ेद रंग की बोल को कुपिका से प्रदर्शित किया गया है तथा ट्यूबलाइट संरचना को रक्त केशिकाओं से प्रदर्शित किया गया है। कुपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव ज़्यादा यानी 100 mmHg होता है, जबकि रक्त केशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव कम यानी 40 mmHg होता है। इस कारण कुपिका से ऑक्सीजन रक्त केशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव कम यानी 40 mmHg होता है, जबकि रक्त केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव ज़्यादा यानी 45 mmHg होता है। इस आंशिक दबाव में अंतर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड रक्त केशिकाओं से कुपिका में प्रवेश कर जाती है। आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन। इस प्रक्रिया में गैसों का विनिमय रक्त केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा कोशिका के मध्य विसरण यानी डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। यहाँ पर रक्त केशिका को ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर से प्रदर्शित किया गया है, जबकि कोशिका को पीली रंग की बोल से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर रक्त केशिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा यानी 100 mmHg होता है, जबकि कोशिका में ऑक्सीजन का दबाव कम यानी 40 mmHg होता है। इस कारण ऑक्सीजन विसरण के माध्यम से रक्त केशिका से कोशिका में प्रवेश कर जाती है। कोशिका के अंदर ग्लूकोज होता है। जैसे ही कोशिका के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो यह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग सजीवों द्वारा शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ बनी कार्बन डाइऑक्साइड जिसका आंशिक दाब ज़्यादा यानी 45 mmHg होता है, जबकि रक्त केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम यानी 40 mmHg होता है। इस प्रकार कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के माध्यम से कोशिका से रक्त केशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। यहाँ हम झिल्ली द्वारा विसरण डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन को समझेंगे। विसरण में पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर गमन करता है। यहाँ ऑक्सीजन को लाल बॉल से तथा कार्बन डाइऑक्साइड को नीली बॉल से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ कुपिका व रक्त केशिका के मध्य गैसों के विनिमय को समझेंगे। कुपिका जो कि वायु से भरी होती है, इसमें ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता होती है। इसके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल फैला होता है। इन रक्त केशिकाओं में ऑक्सीजन की कम सांद्रता होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता होती है। विसरण के द्वारा ऑक्सीजन कुपिका से रक्त केशिकाओं में प्रवेश करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा रक्त केशिका से कुपिका में प्रवेश करता है। इसी प्रकार आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन में रक्त कोशिका में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता होती है, जबकि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कम सांद्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता होती है। रक्त केशिका में ऑक्सीजन अपनी अधिक सांद्रता से कोशिका झिल्ली से होते हुए कोशिका में प्रवेश करता है। कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है, जबकि रक्त केशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है।
यहाँ विसरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से कोशिका झिल्ली से होते हुए रक्त केशिका में प्रवेश करता है।